दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने तर्क संगत जवाब दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी वृक्ष पर लौट जाता है जहां वो पहले लटका हुआ था। विक्रम भी कहां हार मानने वाला था, वो भी वापस उसी वृक्ष के पास आ जाता है और वृक्ष पर चढ़ जाता है। बेताल को पकड़कर वापस योगी के पास ले जाने लगता है। विक्रम, भारत में वाराणसी नाम की एक नगरी है जिसे भगवान शंकर का निवास स्थान माना गया है। तुम तो जानते ही होगे। नहीं जानते? हाँ? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुमने ना बोलने की ठानी है। तो आगे की कथा सुनो। उस नगरी के निकट ही गंगा बहती है। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का एक बेटा था वज्र मुकुट। वज्र मुकुट अपने पिता की भांति ही धीर, वीर और गंभीर था। वो इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। बुद्ध शरीर उनका घनिष्ठ मित्र था जो राजा के एक मंत्री का बेटा था। एक बार वज्र मुकुट और बुद्ध शरीर जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उन्हें एक बहुत रमणीक सरोवर दिखाई देता है। बुद्ध शरीर, ये देखो कितना रमणीक सरोवर है। भिन्न भिन्न प्रकार के कमल पुष्प खिले हैं, बत्तख तैर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। हाँ मित्र, ये तो सचमुच बहुत ही रमणीक सरोवर है। आहा, हम यहीं रुकते हैं। तुम घोड़ों को उस वृक्ष से बांध दो। वज्र मुकुट एक वृक्ष के नीचे बैठकर सरोवर की सुंदरता को निहारने लगता है। तभी वहां एक राजकन्या अपनी सहेलियों के साथ आती है और सरोवर में स्नान करने लगती है। सहेलियां आपस में हंसी मजाक भी कर रही थीं, जिसे वज्र मुकुट मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। थोड़ी देर में बुद्धि शरीर भी वज्र मुकुट के बगल में आकर बैठ जाता है। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो जाता है। वहीं राजकन्या की दृष्टि भी वज्र मुकुट पर पड़ती है और वो भी उस पर मोहित हो जाती है। वज्र मुकुट अभी राजकन्या के बारे में सोच ही रहा था कि राजकन्या कुछ इशारे करती है। बुद्धि शरीर, वो देखो, राजकन्या ने एक कमल के पत्ते को कान में लगाया और अब वो अपने दांतों को खुरच रही है। हाँ, देख रहा हूं मित्र। अब वो एक हाथ में कमल रखकर अपने पांव से दबा रही है और दूसरे हाथ को उसने अपने हृदय पर रखा है। बुद्धि शरीर, अब वो जा रही है। हाँ, अब हमें भी चलना चाहिए मित्र। वज्र मुकुट बुद्धि शरीर के साथ राजमहल लौट आता है, लेकिन वो बहुत उदास रहने लगता है। राजकन्या के वियोग में उसकी हालत बिना जल की मछली के समान हो जाती है। भोजन का तो उसने जैसे परित्याग ही कर दिया था। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार को एकांत में लेकर उसके उदास रहने का कारण पूछा तो राजकुमार से न रहा गया। मित्र, मैं उस राजकन्या के बिना नहीं रह सकता। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं मित्र, इतनी छोटी सी बात के लिए प्राण त्यागने के बारे में सोचना भी पाप है। परेशान मत हो, वो तुम्हें मिल जाएगी। अरे, जिसका मुझे ना तो नाम मालूम है और ना ही धाम और ना ही जिसके कुल का कोई पता है, वो भला कैसे मिल जाएगी? तुम मुझे व्यर्थ में दिलासा दे रहे हो मित्र। मित्र, राजकन्या ने इशारों से तुम्हें कुछ बताया था। तुम्हें याद नहीं है क्या? क्या? नहीं तो। उसने अपने कानों पर कमल रखकर ये बताया था कि वो कर्नाटक राज्य की है। दांतों को खुरचकर ये संकेत दिया था कि वो दंतवत राजा की पुत्री है। कमल को अपने पांव से दबाकर ये बताया था कि उसका नाम पद्मावती है और हृदय पर हाथ रखकर
ये सूचित किया था कि वो तुम्हें अपना हृदय अर्पित कर चुकी है। अच्छा, वाह, क्या बात है मित्र। अब मुझे जल्द से जल्द कर्नाटक राज्य ले चलो। बेताल विक्रम की परीक्षा लेता है। वो विक्रम को ताने मारता है, लेकिन फिर भी विक्रम मौन रहता है। विक्रम, ये बुद्ध शरीर बहुत ही बुद्धिमान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना? तुम चुप क्यों हो? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। तुम्हें बुद्धिमान समझकर मैंने गलती कर दी क्या? बुद्धि शरीर की बातें सुनकर वज्र मुकुट को बहुत प्रसन्नता होती है। वो अगले ही दिन बुद्धि शरीर के साथ आखेट का बहाना करके अपनी प्रिय से मिलने निकल जाते हैं। आधी राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर वो अपने सैनिकों को पीछे छोड़ देते हैं और बुद्धि शरीर के साथ कर्नाटक की ओर निकल जाते हैं। कई दिनों के बाद वे कर्नाटक राज्य पहुंच जाते हैं। राजा के महल के पास उन्हें एक बुढ़िया दिखती है जो अपने द्वार पर बैठकर चरखा काट रही थी। अब मैं बूढ़ी माँ से बात करता हूं, तुम घोड़ों को वहां बांध दो। ठीक है। माई, हम लोग व्यापारी हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है। हमें यहां रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। आप बदले में ये धन रख लीजिए। बेटा, तुम्हारा ही घर है, जब तक इच्छा हो रहो। माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की सेवा में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की दासी थी। अब बूढ़ी हो जाने के कारण मैंने दासी का काम छोड़ दिया है। हालांकि राजा ने मेरे प्रतिदिन के भोजन की व्यवस्था करा दी है। मैं दिन में एक बार पद्मावती से मिलने चली जाती हूँ। अरे वाह माई, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों बुद्धि शरीर? बिल्कुल बिल्कुल मित्र। माई, हम आपके पुत्र जैसे ही हैं। हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दीजिए तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। कौन सा कार्य बेटा? माई, कल जब आप पद्मावती से मिलने जाएं तो मेरा एक संदेश लेते जाइए। बेटा, कल तक क्यों रुकना? तुम मुझे बता दो क्या संदेशा देना है। मैं अभी जाकर पद्मावती को बता देती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है माई। आप अभी जाकर पद्मावती को ये संदेश दे दीजिए कि जेठ महीने की शुक्ल पंचमी तिथि को सरोवर पर जो राजकुमार मिला था वो यहाँ मिलने आया है। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ। बुढ़िया पद्मावती से मिलने राजमहल निकल जाती है, लेकिन कुछ ही समय बीता था कि बुढ़िया तमतमाती हुई वापस आ जाती है। वज्र मुकुट और बुद्धि शरीर बुढ़िया को देखकर थोड़े से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कुछ अनिष्ट हो गया है। मैंने तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से पद्मावती से कही। तुम लोगों के बारे में सुनते ही उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और हाथों में चंदन लगाकर मेरे गाल पर तमाचा मारा। क्या माई, ये आप क्या कह रही हैं? सत्य, विश्वास नहीं आ रहा ना? अपनी आंखों से देख लो। मेरे गाल पर अभी भी उसके थप्पड़ के निशान मौजूद हैं। ओह, पद्मावती ने ऐसा क्यों किया? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके इस व्यवहार ने मुझे बहुत हतोत्साहित कर दिया है। बुद्धि शरीर। मित्र, तुम निराश मत हो। निराश नहीं हूं तो क्या करूं? पद्मावती के इशारों को समझने की कोशिश करो। उसने 10 उंगलियां चंदन में डुबोकर थप्पड़ मारा है। वो तुम्हें ये बताना चाह रही है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। इन 10 रातों के बीतने के बाद वो अंधेरी रात में तुमसे मिलेगी। वज्र मुकुट को आश्वासन देने के बाद बुद्धि शरीर बाहर चला जाता है। वज्र मुकुट के कहे अनुसार वो थोड़ा सा सोना बेचता है
और उससे मिले धन का एक हिस्सा बुढ़िया को दे देता है, ताकि जब तक ये दोनों बुढ़िया के घर पर रुकें, बुढ़िया उत्तम भोजन की व्यवस्था कर सके। इस तरह 10 दिन बीतने के बाद वज्रमुकुट बुढ़िया को वापस पद्मावती के पास भेजता है। बुढ़िया वापस आकर बताती है, आज मैं यहाँ से जाकर चुपचाप पद्मावती के सामने खड़ी रही। थोड़ी देर वो मुझे देखती रही, फिर केसर के रंग में अपनी 3 उंगलियां डुबोकर मेरे गाल पे कस के मारी और कहा, भाग यहाँ से। पद्मावती का व्यवहार तो मेरी समझ से परे है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इस तरह के व्यवहार से तो यही ज्ञात होता है कि उसके हृदय में मेरा कोई स्थान ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मित्र, तुम व्यर्थ शंका कर रहे हो। पद्मावती ने 3 उंगलियों के केसर के रंग की छाप से तुम्हें यह सूचित करना चाहा है कि उसे मासिक धर्म चल रहा है, जो 3 दिन और चलेगा। वज्रमुकुट के कहने पर 3 दिन बाद बुढ़िया फिर से पद्मावती से मिलने गई। इस बार पद्मावती का व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने बुढ़िया से बहुत अच्छे से बात की, भोजन कराया। शाम को जब बुढ़िया वापस लौटने लगी, तब पद्मावती ने उसे खिड़की से जाने को कहा। माई, आप प्रवेश द्वार से बाहर ना जाएं। क्यों क्यों क्यों? क्या हुआ? सुना है राजमार्ग में कोई पागल हाथी घूम रहा है। मैं आपको रस्सियों से बंधे एक पीढ़े पर बैठाकर खिड़की के रास्ते बागीचे में उतरवा देती हूँ। फिर आप किसी भी वृक्ष के सहारे बगीचे की 4 दीवारी पर चढ़ जाइएगा और फिर 4 दीवारी के बाहर जो वृक्ष है उसके सहारे नीचे उतर जाइएगा। वहां से आप सुनसान रास्ते से होते हुए अपने घर चली जाइएगा। ठीक है। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए रास्ते से घर लौट आई और सारी बातें वज्रमुकुट और बुद्धि शरीर को बताई। थोड़ी देर सोचने के बाद बुद्धि शरीर चहक कर बोला, मित्र, मैं ना कहता था कि पद्मावती तुमसे प्रेम करती है और बहुत जल्द तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। मैं कुछ समझा नहीं मित्र। तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। पद्मावती ने युक्ति पूर्वक तुम्हें गुप्त मार्ग भी बता दिया है। उसने आज रात तुम्हें खिड़की के रास्ते अपने पास बुलाया है। अच्छा, क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। वज्रमुकुट बहुत ही प्रफुल्लित था और जब रात के 2 पहर बीत गए, तब उसने कपड़े पहने, हथियार बांधे और खिड़की के रास्ते पद्मावती के कक्ष में प्रवेश किया। पद्मावती का कक्ष पूर्ण चंद्र के समान चमक रहा था। उसे देखते ही वज्रमुकुट मंत्रमुग्ध हो गया। पद्मावती भी उत्कंठा से भरी वज्रमुकुट के अंग लग गई और अनेक प्रकार से उसका सम्मान करने लगी। जैसे ही दिन निकलने को आया, पद्मावती ने वज्रमुकुट को छिपा दिया और फिर जब रात हुई तो बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। एक रात वज्रमुकुट को अपने मित्र की बहुत याद आई और वो उदास हो गया। उसे अपने मित्र की चिंता सताने लगी। वज्रमुकुट को देखकर जब पद्मावती ने कारण पूछा, तो वज्रमुकुट ने पद्मावती को अपने मित्र के बारे में बताया। मेरे साथ मेरा परम मित्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया हुआ है और तुम्हारी उस बुढ़िया दासी के घर पर ठहरा है। वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। मैं तो तुम्हारे संकेतों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। ये तो मेरे उस बुद्धिमान मित्र ने समझा और फिर मुझे राह दिखाई। ये बात इतने विलंब से कहकर आपने बड़ा अनुचित कार्य किया है। आपके परम मित्र होने के कारण वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आप उनसे शीघ्र ही मिलने चले जाएं और मैं कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बना कर देती हूँ। आप उन्हें उपहार स्वरूप दे दीजिएगा। बेताल विक्रम से ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर विक्रम कुछ बोलना चाहता है, लेकिन विक्रम को तुरंत याद आ जाता है कि अगर उसने कुछ बोला तो बेताल उड़कर वापस उसी वृक्ष पर लटक जाएगा। विक्रम, तुम्हें क्या लगता है पद्मावती कैसी स्त्री है? तुमने कुछ बोला क्या? विक्रम, तुमने कुछ बोला? नहीं,
अच्छा अच्छा, तो मेरे कान बजते हैं क्या? समझ गया। स्त्री का चरित्र बताना संभव नहीं है विक्रम। वज्रमुकुट स्वादिष्ट व्यंजनों को लेकर अपने मित्र से मिलने चले गए। वो लगभग महीने भर से नहीं मिले थे। वज्रमुकुट ने मिलने पर सारा हाल कह सुनाया। मित्र, जब पद्मावती को मैंने बताया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण ही मैं उससे मिल पाया, तो उसने कहा कि तुम उसके भाई जैसे हो, और ये व्यंजन उसने अपने हाथों से बना कर दिया। बहुत ही अच्छी और गुणी है पद्मावती, क्यों है ना? ये तुमने क्या किया मित्र? क्यों? क्या हुआ बुद्धि शरीर? अरे मित्र, तुम्हें पद्मावती को ये नहीं बताना चाहिए था कि उसके संकेतों को मैंने समझा है। लेकिन क्यों मित्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि पद्मावती ये समझ गई है कि जब तक मैं जीवित हूँ वो तुम्हें अपने वश में नहीं रख सकती। इसीलिए उसने इन व्यंजनों में विष मिलाकर मुझे खाने के लिए दिया है। तुम्हारी मति मारी गई है बुद्धि शरीर। पद्मावती ने तुम्हें अपने भाई के रूप में माना है, और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें मारना चाहती है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं तुम्हें अभी एक खेल दिखाता हूँ। बुद्धि शरीर ने वो व्यंजन एक कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता वो व्यंजन खाते ही मर गया। ये देखकर वज्रमुकुट सोच में डूब गया और क्रोधित होकर बोला, शिव 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 शिव, भगवान बचाए ऐसी स्त्री से। मैं अब कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं मित्र, क्रोध मत करो। हमें ऐसा युक्तिपूर्ण कार्य करना होगा जिससे कि हम पद्मावती को अपने राज्य ले जा सकें। मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। आज रात तुम वहां जाओ। जब पद्मावती सो जाए तब तुम उसके कक्ष में प्रवेश करो। उसकी बाईं जांघ में एक त्रिशूल का चिन्ह बना दो और उसके गहने लेकर चले आओ। दूसरे दिन इन गहनों को बेचने की कोशिश करो। अगर कोई पकड़े तो कह देना कि ये तुम्हारे गुरु ने बेचने के लिए दिए हैं। इधर मैं तुम्हारे गुरु के रूप में योगी का भेष बनाकर शमशान में बैठा रहूंगा। वज्रमुकुट ने वैसा ही किया जैसा कि बुद्धि शरीर ने कहा था। दूसरे दिन वज्रमुकुट गहनों को लेकर एक सुनार के पास बेचने चला गया। गहने देखते ही सुनार ने पहचान लिया कि ये पद्मावती के गहने हैं और वज्रमुकुट को कोतवाल के पास ले गया। वज्रमुकुट ने कोतवाल को बताया कि ये गहने उसके गुरु ने बेचने को दिए हैं। कोतवाल ने योगी का भेष धारण किए बुद्धि शरीर को भी पकड़ लिया और सबको राजा के सामने ले गया। राजा ने बुद्धि शरीर से पूछा, योगीराज, ये गहने आपको कहां से मिले? बम बम, हरिओम 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 महाराज। मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ वहां घूमता रहता हूँ। पिछली रात ही मैं यहाँ शमशान में आया हूँ। मैं डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि एक योगिनी वहां आई। उसने मदिरा पान किया और मतवाली हो गई। मुंह चिढ़ाकर वो मेरे रुद्राक्ष की माला को लेने दौड़ी, जिनके मनकों से मैं जप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तब मुझे क्रोध आ गया। मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जांघ पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से ये गहने छीन लिए थे। अब मैं ठहरा तपस्वी, मेरे लिए ये गहने किस काम के? इसीलिए मैंने अपने शिष्य को इन्हें बेचने के लिए भेज दिया था। राजा महल में गया और रानी से बोला कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। थोड़ी ही देर बाद रानी ने राजा को आकर पद्मावती की बाएं जांघ पर त्रिशूल के निशान होने की सूचना दी। ये जानकर राजा को बहुत दुख हुआ। वो बुद्धि शरीर को एकांत में ले जाकर बोला, योगीराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? हे राजन, धर्मशास्त्र के अनुसार राजा, ब्राह्मण, गाय, लड़की, स्त्री और अपने आश्रय में रहने वाले किसी से अगर कोई खोटा काम हो जाए तो उन्हें देश निकाला दे देना चाहिए। राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। पद्मावती समझ चुकी थी कि ये सारा जाल बुद्धि शरीर ने बुना है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय शोक मग्न होने के।
शाम होने पर बुद्धि शरीर योगी का भेष त्याग कर वज्र मुकुट के साथ वहां पहुंचा, जहां पद्मावती शोक मगन बैठी थी। वो दोनों पद्मावती को समझा बुझाकर अपने राज्य ले गए। वज्र मुकुट ने पद्मावती से ब्याह कर लिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कथा खत्म होते ही बेताल विक्रम से पूछता है, विक्रम, ये बताओ कि पाप किसको लगा है? राजन, अगर जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास करो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल, इसमें ना जानने योग्य क्या है? इनमें से तीनों का कोई पाप नहीं है। जो पाप है वो राजा का है। राजा का पाप कैसे है? अरे जो किया उन तीनों ने किया। उन तीनों का कोई दोष नहीं है। बुद्धि शरीर ने अपने स्वामी, जो उसका परम मित्र था, उसका काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना माना। वज्र मुकुट और पद्मावती एक दूसरे से प्रेम करते थे। इस तरह सभी लोग निर्दोष थे, सिवाय उस राजा के। राजा होकर भी वो नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ पता नहीं लगवाया और बिना विचारे उसने पद्मावती को देश निकाला दे दिया। इसीलिए सिर्फ वो राजा ही पाप का भागीदार है। विक्रम, बहुत सुंदर उत्तर दिया, लेकिन हमारी बात तो कुछ और हुई थी, चुप्पी साधने की। लेकिन तू बोला और अब मैं चला। लेकिन बेताल, बेताल! ये कहते ही बेताल उड़ जाता है। थोड़ी देर विक्रम क्रोधित होकर इधर उधर देखता रहता है और फिर बेताल को लेने वापस उसी वृक्ष की ओर लौट जाता है। इस कहानी से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि किसी को भी दंड देने से पहले हमें पूर्ण रूप से जांच कर लेनी चाहिए, वरना एक निर्दोष को दंड मिल जाएगा। निर्दोष को दंड देने से बड़ा अपराध और कोई नहीं है। दोस्तों, अगले भाग में हम सुनेंगे कि क्या विक्रम बेताल को फिर से पकड़ लेता है और योगी के पास ले जा पाता है। सुनते रहिए विक्रम और बेताल।